नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पाठ है तक्षशिला इस बलिया का और मैं हूं अनुभव पति। साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं साउथ एशिया में सबसे पीसफुल कंट्री कौन है, शायद कई लोग कहेंगे इंडिया, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, तेज इकोनॉमी, स्ट्रांग मिलिट्री और रीजनल पावर होने की वजह से अक्सर भारत को स्टेबिलिटी का केंद्र माना जाता है। लेकिन एक नई ग्लोबल रैंकिंग कुछ और कहानी बता रही। ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी कि जीपीआई 2026 के मुताबिक भारत साउथ एशिया में अपने कई पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, श्रीलंका और यहां तक कि बांग्लादेश से भी पीछे चला गया है। इंडिया की रैंकिंग 127 तक पहुंच गई, जबकि नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे छोटे देश इंडिया से ऊपर है। अब सवाल यह है कि क्या भारत सच में पीसफुल हो रहा है या फिर से रैंकिंग सिर्फ नंबर का खेल है। और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, नेपाल जैसे पॉलिटिकली अनस्टेबल कंट्री की रैंकिंग इंडिया से बेहतर कैसे हो सकती, क्योंकि नेपाल में सरकारें तो बार बार बदलती हैं। राजशाही वर्सेस गणतंत्र की बहस आज भी जिंदा है। इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, फिर भी पीस रैंकिंग में नेपाल आगे कैसे हो गया। और साउथ एशिया में आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया में सबसे बड़ी गिरावट इसी रीजन में दर्ज की गई। क्या इसकी वजह बॉर्डर का टेंशन है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है या राइजिंग मिलिटराइजेशन है? हम करेंगे पूरा इंडिया नेपाल फोकस विश्लेषण, फैक्ट्स, डाटा, जियोपॉलिटिक्स और ग्राउंड रियलिटी के आधार पर, क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं है, ये जुड़ा है बहुत सारे मुद्दों से। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि नंबर्स के पीछे की असली कहानी अक्सर हेडलाइन से बिल्कुल अलग होती। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, भारत नेपाल से भी पीछे, क्या भारत अनसेफ हो रहा है? सच जानिए। नेपाल के रैंक 111, भूटान 26, श्रीलंका 57, बांग्लादेश 94 और भारत 127। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके और वीडियो को आप समय पर देख सके। साथियों, वीडियो को देखते हुए अगर आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। साथियों, इस वीडियो में मतलब जो मैं पूरा सेशन लेकर आता हूं, यहां कोई भी ऐसी जानकारी मैं नहीं देता हूं जो कि फेक हो, कोई भी जानकारी मैं नहीं देता हूं जो कि फॉल्स हो, क्योंकि हर जानकारी के पीछे कोई ना कोई सोर्स होता है। मैं इसलिए कभी भी कोई वीडियो स्टार्ट करता हूं तो आपको न्यूज़पेपर की कटिंग पहले ही दिखा देता हूं, सोर्स बता देता हूं। आप कोशिश किया कीजिए कि अगर आपको लगे कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी फेक है या कहीं से भी कुछ उसमें गलत है, तो आप गूगल कर सकते हैं और सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो हमने दो समाचार पत्रों से लिया है। एक है काबुल नाउ करके और दूसरा अगर हम बात करें तो आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है। दोनों न्यूज़पेपर को देखें तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026, हाउ इंडिया इट्स नेबर रैंक इन साउथ एशिया। साउथ एशिया रिकॉर्डेड द वर्ल्ड शार्पेस्ट डिक्लाइन इन पीसफुलनेस इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026, हियर हाउ इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान एंड अफगानिस्तान रैंक्ड। काबुल नाउ है, अफगानिस्तान का न्यूज़पेपर है, इसको भी हमने ले लिया है सोर्स में। अफगानिस्तान हैज बीन रैंक्ड द 7th least peaceful country in the world in 2026 peace index, underscoring present insecurity despite Taliban claims nationwide stability। तो ये ग्लोबल पीस इंडेक्स जो कि 163 देशों में अफगानिस्तान का रैंक 157 है। 163 देशों में अगर हम बात करें तो भारत का रैंक 127 है, बांग्लादेश का 88, नेपाल का 92, श्रीलंका का 98, भूटान ये कुल मिलाकर थोड़ा सा इसको ये डेटा मैं फिर से एक बार क्लियर करूं, ये डेटा आपको दिख रहा होगा। भूटान का 26, श्रीलंका का 57, बांग्लादेश का 94, नेपाल का 111 और भारत का जो है वो 127 जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। टोटल 163 देशों का रैंक जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में हमें सबसे पहले जानना है कि ये होता क्या है। साथियों, ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी कि जीपीआई जो है वो सिर्फ रैंकिंग देखकर शॉक होना काफी आसान आपको लगेगा, लेकिन उसकी गणना कैसे होती है ये समझना ज्यादा जरूरी है। दरअसल हर साल एक संस्था है जिसका नाम है आईईपी यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जो दुनिया के देशों में शांति को मापने की कोशिश करती है। इसमें करीब 163 देशों की रैंकिंग बनाई जाती है। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि रैंकिंग सिर्फ ये नहीं देखती है कि किस देश में क्राइम कम है, यानी कि क्राइम ज्यादा है तो कम है तो देश जो है वो पीसफुल होगा और क्राइम ज्यादा है तो देश पीसफुल नहीं होगा, ऐसा नहीं मानना है।
ग्लोबल पीस इंडेक्स किसी देश की तीन बड़ी चीजों को आधार मानती है। सबसे पहला ये मानती है कि वहां ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, मतलब कि क्या कोई तनाव या संघर्ष वहां चल रहा है, क्या देश में लड़ाई झगड़े जैसे हालात है, क्या आतंकवाद या हिंसा की समस्या है, क्या बॉर्डर पर तनाव रहता है, क्या पड़ोसी देशों के साथ टकराव का खतरा रहता है। और साउथ एशिया में अगर हम बात करें तो इंडिया पाकिस्तान का टेंशन, इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, नेपाल भारत का सीमा विवाद जैसे छोटे तनाव, ये सब रैंकिंग को जो है वो प्रभावित करते हैं। दूसरा जो है वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में बात होती है कि देश के अंदर सुरक्षा कैसी है, यानी देश के अंदर लोग कितने सुरक्षित महसूस करते हैं, लॉ और ऑर्डर उस देश में कैसा है, दंगे हिंसा पॉलिटिकल क्लैशेस कितने होते हैं, क्राइम कितना है, सरल भाषा में समझें तो जो सेकंड पॉइंट है वो आम आदमी खुद को कितना सुरक्षित महसूस करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरा अगर हम बात करें तो मिलिट्री से संबंधित है, यानी कि सैन्य ताकत और उसकी तैनाती, और ये सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है। किसी देश के पास कितनी सेना है, बॉर्डर पे कितनी तैनाती है, डिफेंस स्पेंडिंग कितना खर्च करता है, हथियार कितने हैं उसके पास। और यहाँ सबसे जरूरी बात आपको समझना है कि ज्यादा ताकतवर सेना होना गलत नहीं है, लेकिन ग्लोबल पीस इंडेक्स की मेथड में अगर कोई देश बहुत ज्यादा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट रखता है तो उसका स्कोर नीचे जा सकता है। और यहीं पे भारत और नेपाल का फर्क आपको समझ में आएगा। भारत पाकिस्तान और चाइना जैसे दो बड़े देशों के बीच बॉर्डर टेंशन भी है, इसलिए इंडिया की बड़ी मिलिट्री जो है वो उसकी मजबूरी है। और वही नेपाल कॉम्परेटिवली अगर हम बात करें तो शांत और कम मिलिटराइज कंट्री है, इसलिए सिर्फ रैंकिंग देखकर ये कहना कि नेपाल भारत से ज्यादा सुरक्षित है या भारत अनसेफ देश बन गया है, ये पूरा तस्वीर नहीं। क्योंकि ये इंडेक्स सिर्फ क्राइम के बारे में नहीं बात करती है, बल्कि सीमा तनाव सुरक्षा हिंसा मिलिट्री प्रेजेंस सबको मिलाकर रैंकिंग देती है। 2026 में साउथ एशिया का बुरा हाल क्यों हो गया, ये आपके दिमाग में प्रश्न आया हो। साथियों सबसे बड़ा सवाल यही है कि साउथ एशिया में सबसे ज्यादा गिरावट क्यों आई, क्यों रिपोर्ट कह रही है कि दुनिया में शांति के मामले में सबसे ज्यादा गिरावट साउथ एशिया के देशों में है। जब साउथ एशिया के देशों की बात कर रहे हैं तो चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, इन सारे देशों के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें हम चाइना को हटा देते हैं, बाकी सारे देशों को हम जो है इसमें रख लेते हैं। दरअसल ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 के मुताबिक साउथ एशिया का एवरेज पीस स्कोर लगभग 2.3% जो है खराब हुआ, यानी पूरे रीजन में तनाव बढ़ा है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों है, इसके तीन बड़े कारण हमें देखने को मिलेंगे। कौन कौन से कारण हैं, तो कुल मिलाकर अगर हम बात कर रहे हैं कारणों में, और इंडिया की रैंकिंग 127 क्यों हुई है, भारत के पड़ोसियों से पीछे देश क्यों हो गया है, ये आपको समझना जो है वो जरूरी। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में भी हमने कहा कि ये ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट, सोसाइटी में सिक्योरिटी कैसी है, सैन्य शक्ति कैसी है, इन सब के ऊपर जो है वो बात कर रहा है। हमने कहा कि इंडिया के स्कोर 2.3% के हिसाब से जो है वो क्या हुआ है, डाउन हुआ है, और ये कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। साउथ एशिया के देशों में हम बात करें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान जैसे देश आपको देखने को मिलेंगे, है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि क्यों है। सत्य साउथ एशिया में बॉर्डर डिस्प्यूट कोई नई बात नहीं, लेकिन पिछले कुछ सालों में तनाव कम होने के बजाय कई जगह बढ़ गए। जैसे पिछले साल हमने इंडिया और पाकिस्तान का टेंशन देखा, और टेंशन साल भर जो है बना रहा। सीमा पर लगातार चिंता जो है सुरक्षा को लेकर बनी रही, टेरर के थ्रेट्स बने रहे, क्रॉस बॉर्डर इशू जो है बने रहा, और ये फैक्टर हमेशा स्कोर को प्रभावित करते हैं। फिर इंडिया और चाइना बॉर्डर के घर्षण यानी कि तनाव को आप समझते ही हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की बात हो, ट्रस्ट डेफिसिट की बात हो, लगातार स्ट्रेटेजिक कंपटीशन के बारे में बात हो, वहीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो क्लैशेस है वो पूरे इस रीजन में इनस्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। कभी कभी नेपाल भारत सीमा विवाद जैसे मुद्दे भी रीजनल टेंशन का हिस्सा बन जाते हैं। यानी साउथ एशिया अभी भी एक ऐसा रीजन है जहां बॉर्डर पीस पूरी तरह से स्टेबल नहीं मानी जाती। साथियों इसके अलावा अगर हम बात करें तो किसी देश के अंदर या किसी क्षेत्र विशेष की पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी यानी कि राजनीतिक अस्थिरता कैसी है, ये भी बहुत मायने रखता है। और ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है। कई देशों में सरकार विरोध प्रदर्शन, राजनीतिक तनाव लगातार देखने को मिला है। जैसे नेपाल में विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक अनिश्चितता, सरकार को बार बार बदलना, सड़कों पर प्रदर्शन, राजशाही बनाम गणतंत्र की बहस, सड़क पर विरोध प्रदर्शन, ये सब अस्थिरता की तस्वीर दिखाती। बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति, चुनावी राजनीति और विरोध प्रदर्शन ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। पाकिस्तान में अस्थिर शासन व्यवस्था, आर्थिक संकट, राजनीतिक टकराव और सुरक्षा संबंधी चिंताओं ने इनका असर शांति सूचकांक के ऊपर पड़ने दिया। और श्रीलंका अभी भी आर्थिक संकट से रिकवरी के दौर में है, मतलब आर्थिक संकट खत्म होने के बाद राजनीतिक दबाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ।
साथियों, तीसरा जो कारण जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, चाहे हम किसी देश के अंदर आंतरिक संघर्ष के बारे में बात करें या देश के अंदर तनाव के बारे में बात करें, तो जैसे देश के अंदर आतंकवाद, जातीय संघर्ष, जन विरोध प्रदर्शन, राजनीतिक हिंसा और सामाजिक अशांति, यानी सिर्फ सीमा के विवाद को ही हम समस्या नहीं माने, देश के अंदर की अस्थिरता भी शांति सूचकांक को नीचे गिराती है। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? तस्वीर यही बनती है कि दक्षिण एशिया आज भी दुनिया के सबसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में गिना जाता है। यहाँ आबादी बहुत ज्यादा है, सीमा विवाद भी है, सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं और राजनीतिक अस्थिरता भी। और यही वजह है कि 2026 में पूरा दक्षिण एशिया शांति सूचकांक में नीचे चला गया। साथियों, अब हम देश, एक एक देश को लेकर हम बात करें, साउथ एशिया में कौन सा देश सबसे ज्यादा पीसफुल है और इंडिया आखिर पड़ोसियों से पीछे क्यों दिख रहा है, एक एक करके हम समझते हैं। साथियों, सबसे पहले आपके स्क्रीन पर जो देश देखने को मिल रहा है वो है आपका भूटान। साउथ एशिया में अगर हम भूटान के बारे में बात करें साथियों, तो भूटान साउथ एशिया का सबसे पीसफुल कंट्री बना हुआ है, दुनिया की रैंकिंग में वो काफी ऊपर रहा है। भूटान एक ऐसा क्या अलग करता है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि वहां का पॉपुलेशन प्रेशर जो है वो बहुत कम है। छोटे आबादी होने के बाद वहां सामाजिक तनाव बहुत कम रहता है, राजनीतिक स्थिरता रहती है, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत कम है, कम इंटरनेशनल टेंशन है। भूटान बड़े जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में सीधा शामिल नहीं होता है, ना बड़े बॉर्डर डिस्प्यूट में जो है वह हिस्सा लेता है, ना मिलिट्री के ऊपर जो है यानी कि बहुत ज्यादा अपना सैन्यकरण करने पर ध्यान नहीं रखता है, बहुत कम ही वो अपना सैन्यकरण करता है। मिलिट्री डिप्लॉयमेंट और डिफेंस प्रेशर भी बहुत कम रखता है, यानी कि कम तनाव, कम कॉन्फ्लिक्ट, बेहतर पीस सोर्स स्कोर। इसलिए भूटान लगातार इस रीजन में सबसे ऊपर है। दूसरा, अगर हम बात करें जो देश है भूटान के बाद जिसके ऊपर हमें चर्चा करनी है, वो देश आपके स्क्रीन पर श्रीलंका है। श्रीलंका फिर से राइज कर रहा है, जो आर्थिक संकट है उसमें सुधार कर रहा है। कुछ साल पहले देश में हेडलाइंस था इकोनॉमिक कोलैप्स, फ्यूल शॉर्टेज, लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, सरकार तक बदल गई, लेकिन अब तस्वीर धीरे धीरे यहाँ की बदल रही है, महंगाई कुछ हद तक कंट्रोल में आई है और डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग जो है शुरू हुआ है, इकोनॉमिक स्टेबलाइज होने लगी है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो संकट पूरी तरह से श्रीलंका में खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन हालात पहले से ज्यादा बेहतर हुए हैं और इसी वजह से श्रीलंका की रैंकिंग जो है इंप्रूव हुई है और साउथ एशिया में तुलनात्मक रूप से शांति वाला देश में ये शामिल हो गया है। और ये एक एग्जाम्पल है कि गवर्नेंस इंप्रूव होने पर पीसफुल स्कोर भी सुधर सकता है। तीसरा, अगर हम देश बात करें साथियों तो नेपाल। नेपाल के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा गिरावट अगर कहीं देश में दिख रहा है, लगभग 9% का गिरावट तो हमें नेपाल में देखने को मिल रहा है। शायद साउथ एशिया का सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको नेपाल में ही देखने को मिले। नेपाल का पीस स्कोर काफी ज्यादा गिरा है, रैंकिंग काफी नीचे चली गई है, लेकिन सवाल ऐसा हुआ क्यों? तो एक कारण लगातार पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी नेपाल में हमें देखने को मिलती है। नेपाल में सरकारें जल्दी जल्दी बदलती रहती हैं। दूसरा, प्रोटेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट, कई मुद्दा पर एजिटेशन देखने को मिलता है। तीसरा, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल पोलराइजेशन, एक बहुत बड़ा सवाल वहां खड़ा है। नेपाल सिर्फ गवर्नेंस क्राइसिस से नहीं गुजर रहा है या फिर राजशाही वर्सेस गणतंत्र की बहस से नहीं है। इंडिया चाइना को बैलेंस करने में डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपटीशन भी इनस्टेबिलिटी को नेपाल में बढ़ा रहा है, क्योंकि नेपाल सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं बल्कि जियो पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा अखाड़ा भी बनते जा रहा है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो। और ये आने वाले समय में इंडिया नेपाल रिलेशन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगला देश जिसके ऊपर हम बात करें वो है साथियों बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में अगर हम बात करें साथियों तो ये भारत से ऊपर है। अब दिमाग में प्रश्न है कि बांग्लादेश की कंडीशन भारत से अच्छी कैसे हो गई, बांग्लादेश भारत से ऊपर कैसे आ गया? क्या बांग्लादेश सच में भारत से ज्यादा सुरक्षित है? साथियों, इसका सीधा अगर आप जवाब सुनेंगे तो इसका सीधा जवाब आपको एक ही है कि जरूरी नहीं है कि रैंकिंग में अगर बांग्लादेश आ गया है तो सुरक्षित हो। यहाँ रैंकिंग की पद्धति को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बांग्लादेश भारत के मुकाबले अपेक्षाकृत कम मिलिट्री वाला देश है, बड़े सीमा विवाद बांग्लादेश के पास कम है, रणनीतिक सैन्य दबाव भी अपेक्षाकृत कम है और इसी वजह से इसका ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी कि जीपीआई बेहतर दिख सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर मानक यानी कि हर पैरामीटर बांग्लादेश जो है उसको भारत से बेहतर कर रहा हो। याद रखिए, कोई समग्र विकास रैंकिंग ये नहीं, यह सिर्फ शांति से जुड़े संकेतकों की रैंकिंग है। अब हम आते हैं जो अगला देश है जिसके ऊपर हमें चर्चा करना है वो है भारत। इंडिया के बारे में हमें बात करना है और सबसे बड़ा सवाल है कि भारत नीचे क्यों गया? क्या भारत सच में कम शांतिपूर्ण प्रिय या शांतिपूर्ण वाला देश होते जा रहा है? साथियों, कुछ रिपोर्ट जो है वो इसके बड़े कारण बताती है। सबसे पहला, बांग्लादेश का सीमा तनाव पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, बांग्लादेश के साथ आपको देखने को मिल रहा है। भारत एक चुनौतीपूर्ण पड़ोसी क्षेत्र में स्थित है, जहां हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, चाइना की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश की बात कर रहे हैं और नेपाल के साथ भी आपको संघर्ष देखने को मिल रहा है।
दूसरा, आंतरिक सुरक्षा, चाहे हम नक्सलवाद की बात करें, चाहे उग्रवाद की बात करें, चाहे जातीय हिंसा की बात करें, ये देखने को मिलता है। आंतरिक संघर्ष, जातिवाद या धर्म की भी लड़ाई आपको देखने को मिलती है। तीसरा, सैन्यीकरण। भारत रक्षा खर्च के मामले में दुनिया में सबसे बड़े देशों में एक गिना जाता है। मजबूत सैन्य उपस्थिति है, परमाणु शक्ति का दर्जा इसे प्राप्त है और जीपीआई की पद्धति में अत्यधिक सैन्यीकरण स्कोर को नीचे लेकर आ जाता है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है, भारत की कम रैंकिंग का मतलब ये नहीं कि भारत असुरक्षित देश है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा और जटिल देश है। भारत का एक लोकतंत्र भी है, बड़ी अर्थव्यवस्था भी है, परमाणु शक्ति भी है और चुनौतीपूर्ण पड़ोसी परिस्थितियों का सामना भी भारत कर रहा है। इसलिए भारत की तुलना एक आइलैंड या भूटान जैसे देशों के साथ जो है वो करना बिल्कुल भी सही नहीं है और करना आसान भी नहीं। अगला देश जिसके ऊपर हमें चर्चा करना है साथियों, अगला देश जो है वो आपको देखने को मिलेगा वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ अगर हम अपनी रैंकिंग को ध्यान रखें तो हालात और मुश्किल हैं। अब पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान की रैंकिंग क्यों नीचे गिर गई, तो आतंकवाद की चिंता यहाँ बहुत ज्यादा है, राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज्यादा है, आर्थिक दबाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है और अफगानिस्तान सीमा पर तनाव। मतलब पाकिस्तान अभी सुरक्षा और शासन दोनों तरह से चुनौतियों से जूझ रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला जो देश देखने को मिल रहा है वो है अफगानिस्तान। साथियों, अगर हम दक्षिण एशिया के देशों में बात करें तो सबसे खराब स्थिति जो है वो अफगानिस्तान की है। दक्षिण एशिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। हालांकि शासन परिवर्तन के बाद हिंसा से जुड़े कुछ संकेतक में बदलाव देखने को जरूर मिला है। सुरक्षा जोखिम लेकिन अभी भी यहाँ बहुत बड़े हैं। सीमा संघर्ष अभी भी इसका पाकिस्तान के साथ चल रहा है। आर्थिक संकट बना हुआ है। मानवीय चुनौतियां अलग है। यानी अफगानिस्तान अभी भी अस्थिरता के दौर से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाया। अब हमें ये देखना है कि ये सब तो चलो भैया शांति नहीं है, तो फिर शांति वाला देश है कौन? ग्लोबल पीस इंडेक्स में कौन सा देश ऐसा है जिसको हम कह रहे हैं कि यहाँ सबसे ज्यादा शांति है? अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगी कि दुनिया के सबसे पीसफुल देश कौन है, क्योंकि अगर इंडिया 127वें स्थान पर तो टॉप पे कौन होगा? कौन टॉप पीसफुल कंट्री में शामिल होगा? सबसे टॉप पीसफुल कंट्री में अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 पे आइसलैंड है, दूसरे पे अगर हम बात करें तो आपको न्यूजीलैंड, तीसरे पे स्विट्जरलैंड, चौथे पर स्लोवेनिया, पांचवें पे आयरलैंड आपको देखने को मिलेगा, छठवें पे ऑस्ट्रिया, सातवें पे पुर्तगाल, आठवें पे सिंगापुर, नौवें पे फिनलैंड और 10वें पे जापान। ये 10 देश जो है वो आपको टॉप 10 कंट्रीज नजर आएंगे जहां सबसे ज्यादा शांति। अब यहाँ एक पैटर्न को आपको नोटिस करना है। इनमें ज्यादातर देश कौन है? तो जो देश जो है वो छोटे हैं, हाईली डेवलप्ड नेशन है। इनके कुछ कॉमन बातें, सबसे पहला ये कि इनकी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है, यानी इंस्टीट्यूशन काफी मजबूत है, कानून अच्छे से यहाँ लागू होते हैं, सिस्टम स्टेबल रहता है। दूसरे, कम कॉन्फ्लिक्ट वाले हैं, यानी कि इनका बॉर्डर डिस्प्यूट कम है, टेरर थ्रेट्स कम है, इंटरनल वायलेंस भी जो है तुलनात्मक रूप से काफी कम है। तीसरा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, सरकारें रिलेटिवली स्टेबल है, यहाँ पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत कम देखने को मिलता है। चौथा, इस क्षेत्र में अगर हम बात करें तो आपको इन देशों में गुड गवर्नेंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा, यानी कि अच्छे शासन जो है, गुड गवर्नेंस आपको इस देश में देखने को मिलेगा। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन बेहतर होता है, पब्लिक ट्रस्ट जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलता है। यानी एक बड़ी बात आपको समझनी होगी कि पीस सिर्फ पुलिस या आर्मी से नहीं आती, पीस आती है स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन से, स्टेबल गवर्नेंस से, ट्रस्ट से, लो कॉन्फ्लिक्ट से। इसलिए कई छोटे देश बिना बड़े मिलिट्री पावर बने भी पीस रैंकिंग में ऊपर रहते हैं और यही रीजन है लेसन डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। भारत को इससे क्या सीखना चाहिए? भारत हो चाहे नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे भूटान हो, जो मतलब जिसकी रैंकिंग खराब है, चाहे श्रीलंका हो, क्या सीखना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि भारत को इस रैंकिंग से यह सीखना चाहिए कि सिर्फ रैंक देखकर चिंता तो पहले मत करो, इसे एक नीतिगत सीख यानी कि पॉलिसी लेशन की तरह समझना चाहिए, क्योंकि किसी भी रिपोर्ट का असली फायदा तभी होता है जब उसके भविष्य में सुधार का रास्ता निकले। तो भारत के लिए 4 बड़ी सीख क्या निकलती है कि सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं, आंतरिक स्थिरता भी जरूरी है। सिर्फ आर्थिक विकास काफी नहीं होता। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर समाज में तनाव बढ़े, जन असंतोष बढ़े, सामाजिक सौहार्द कमजोर हो तो उसका असर समग्र स्थिरता पर भी पड़ता है। यानी कि मजबूत अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्थिरता ही दीर्घकालिक शांति के लिए जरूरी है और दोनों को एक साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि इंटरनल स्टेबिलिटी भारत को चाहिए। दूसरा, भारत को बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। अपने पड़ोसी जो भी देश है, स्मार्ट सर्विलांस, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, रीजनल डिप्लोमेसी पर जो है भारत को ध्यान देना होगा। भारत किसी आसान पड़ोसी क्षेत्र में नहीं है। एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, दक्षिण एशिया के बाकी सारे संवेदनशील देश हैं। सरकार बदल रही है, मजबूत सैन्य शक्ति जरूरी भी है, मजबूरी भी है, लेकिन कूटनीति भी है।
पड़ोसी देशों के साथ भरोसा बढ़ाना, सीमा प्रबंधन को मजबूत करना, क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना और इन पर लगातार काम करते रहना होगा, क्योंकि स्थिर पड़ोसी माहौल का फायदा सीधे भारत की सुरक्षा को मिलता है। तीसरा जो सबसे ज्यादा सीख आपको ध्यान रखना होगा, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन, यानी कि शासन व्यवस्था और संस्थाओं को मजबूत रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मजबूत संस्थाएं बहुत मायने रखती हैं। कानून का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ जो है मजबूत होना चाहिए, न्याय व्यवस्था प्रभावी होना चाहिए, शासन व्यवस्था पारदर्शी होना चाहिए, लोगों का संस्थाओं पर भरोसा बना रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया के शांतिपूर्ण देशों में एक चीज सामान्य होती है और वो होती है मजबूत संस्थाएं। चौथा जो कारण है जो कि भारत को ध्यान रखना चाहिए वो है, पीस इज नॉट इक्वल टू वीकनेस, यानी कि शांति का मतलब कमजोरी नहीं होता, जो कि सबसे जरूरी बात है। कई लोग सोचते हैं कि अगर कोई देश शांतिपूर्ण है तो शायद वह कमजोर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। शांति का मतलब कमजोरी नहीं। भारत जैसे देश के लिए मजबूत सैन्य शक्ति भी जरूरी है, सुरक्षा तैयारी भी जरूरी है, लेकिन साथ में आंतरिक शांति और सामाजिक स्थिरता भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आखिरकार किसी देश की असली ताकत वहां के हथियारों से नहीं तय होती है। किसी देश की असली ताकत जो है वहां स्थिर समाज और मजबूत संस्थाओं से तय होती है। तो शायद सबसे बड़ी सीख यही कि मजबूत भारत सिर्फ सैन्य शक्ति से नहीं बल्कि शांतिपूर्ण समाज से भी बनेगा। तो साथियों, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 हमें एक असहज सच्चाई दिखाता है कि दक्षिण एशिया आज भी दुनिया के सबसे अस्थिर क्षेत्रों में शामिल है। भारत अपने कई पड़ोसी देशों से नीचे जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारत एक असुरक्षित देश बन गया है। असल सवाल सिर्फ रैंकिंग का नहीं, असल सवाल शांति को समझने का है, क्योंकि शांति का मतलब सिर्फ सीमा पर युद्ध ना होना नहीं है। शांति का मतलब है मजबूत संस्थाएं, स्थिर राजनीति, सामाजिक सौहार्द, आर्थिक विश्वास और लोगों का व्यवस्था पर भरोसा। आज दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि एक तरफ सीमा तनाव तो दूसरी तरफ आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता और तीसरी तरफ भरोसे की कमी। और यही कारण है शायद कि पूरा क्षेत्र सामूहिक रूप से पीछे जाता दिखाई दे रहा है। भारत के लिए सीख बिल्कुल साफ है, मजबूत सैन्य शक्ति जरूरी है, लेकिन मजबूत समाज उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई भी देश सिर्फ हथियारों से शक्तिशाली नहीं बनता, वह मजबूत संस्थाओं, स्थिरताओं और जनता के भरोसे से मजबूत बनता है। और अगर दक्षिण एशिया को 21वीं सदी में आगे बढ़ना है तो प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग की राजनीति सबसे ज्यादा जरूरी होगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या भारत की रैंकिंग चिंता की बात है या फिर यह सिर्फ पद्धति का मुद्दा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और कैसा लगा सेशन ये भी अवश्य बताएं। तो अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट्स से अपने विचारों को लाइए, शेयर भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।